यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज ये जो वीडियो है ये है एक क्वेरी सेशन। बहुत बच्चे फास्टैग बैच देख रहे हैं आने वाले अटेम्प्ट के लिए भी, और कई बच्चे तो जनवरी के लिए भी देख रहे हैं। उसमें बहुत सारे क्वेरी आते हैं और जो क्वेरी है उनको एकुमुलेट करके कुछ क्वेरी तो मैं वहीं पे रिजॉल्व कर देता हूँ जब आप लोग कमेंट करते हो, और कुछ क्वेरी जो मुझे लगता है कि डिस्कशन करना चाहिए यूट्यूब वीडियोज पे, तो यहाँ पे आके मैं रिजॉल्व करता हूँ। तो ये वीडियो में बस हम क्वेरी देखने वाले हैं बच्चों का। एंड चलो एक और बात बता दूं मैं, जितने भी बच्चे फास्टैग बैच देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है कमेंट में जैसा भी आपको फील हो रहा है आप कमेंट करो बेझिझक होके। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी, तो आप कमेंट करो। आप कमेंट करोगे, कोई दिक्कत होगी तभी मैं रिजॉल्व कर पाऊंगा। आप कमेंट करोगे, कोई कमी होगी आप में तभी मैं सोल्व कर पाऊंगा। या फिर अगर आपको अच्छा भी लग रहा है तो आप कमेंट करोगे, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए नई नई चीजें लेके आने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग से, और एक बच्चे ने पूछा है कि सर सब्सिडी जो है ये डिप्रिसिएशन निकालते टाइम कौन से क्वेश्चन में, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 था मेरे बुक का, मैंने डिडक्ट किया था, है ना। कॉस्ट में से, एसेट के कॉस्ट से सब्सिडी डिडक्ट करके तब डेप्शन निकाला था, पर इंस्टीट्यूट ने सब्सिडी को घटाया ही नहीं है ना। टोटल कॉस्ट में डेप्शन निकाला है। क्या करना है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट का फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको एसेट के लिए सब्सिडी मिली तो एसेट के कॉस्ट से घटता है, और जो बैलेंस नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसी पे आपको डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लॉ भी ऐसे ही है, ठीक है। तो इसीलिए आपको सब्सिडी को घटाना है। मजे की बात बताऊं आपको मे 24 का जो पेपर आया था उसमें भी सब्सिडी का पॉइंट था। वहां पे देखना, जब डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया है तो सब्सिडी घटाया है, सजेस्टेड आंसर में सही किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, पर इससे रिलेटेड एक मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, देखना जरा। बच्ची ने बोला है कि सर जब आपने सिखाया था तो आपने बताया था लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट जो होता है लॉन्ग टर्म लोन का, वो हम नहीं घटाते कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालते टाइम। क्यों? क्योंकि इस पे हमें टैक्स बेनिफिट नहीं देना, है ना। और दूसरा रीजन क्या है, एक तो है कि घटाते ही नहीं है, और घटा है तो कितना ऐड करते हैं, इंटरेस्ट 1 - टी, है ना। क्यों ऐड करते हैं इंटरेस्ट 1 - टी, पूरा इंटरेस्ट क्यों नहीं ऐड करते? सर पूरा इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो टैक्स बेनिफिट कैलकुलेट हो जाएगा इस पे, ठीक। जैसे कि डेप्रिसिएशन में हम करते हैं, डेप्रिसिएशन घटाया, टैक्स निकाला, वापस से डेप्शन ऐड कर दिया। तो बोला सर अगर इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट देना नहीं है, पर जब आप एडजस्टेड पीवी निकाल रहे हो, एडजस्टेड प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, तो आप क्या करते हो, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट निकालते हो एज्यूमिंग इट इज इक्विटी फाइनेंस, और ऐड करते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। तो ऐसा क्यों कर रहे हो, जब इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं देना तो यहां क्यों दे रहे हो? देखो बच्चे, इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं देना ऐसा नहीं बोला है, आगे जब देखोगे तो इस चीज को थोड़ी डिटेल में मैंने समझा दिया है। फास्ट ट्रैक में टाइम कम होने की वजह से ना एक लिमिटेशन होती है कि बहुत चीज में डिटेल में नहीं बता पाता। इंटरेस्ट की बेनिफिट ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम दे देते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब निकालोगे तो आपको पता होगा, वहां पे हम लेते हैं केडीटी, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि डेट में 1 - टी करके, तो कॉस्ट निकालते टाइम, डिस्काउंट रेट निकालते टाइम ऑलरेडी आफ्टर टैक्स किया है इंटरेस्ट, तो यहां करेंगे तो दोबारा हो जाएगा। पर जब इसमें निकाल रहे हैं तो देखो एनपीवी कैसे निकाला है, एज्यूमिंग इक्विटी फाइनेंस, के से प्रेजेंट वैल्यू करके, तो अभी टैक्स बेनिफिट तो दिया ही नहीं है, तो इसलिए अलग से देना पड़ रहा है। समझ में आया क्या? सिंपल है। होप कि आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा। ऐसी बात नहीं है कि इंटरेस्ट की बेनिफिट टैक्स शील्ड का हम दे नहीं रहे हैं, इंटरेस्ट पे जो टैक्स बचती है उसकी बेनिफिट ऑलरेडी डिस्काउंट रेट में दे दिया है, इससे कैश फ्लो निकालते टाइम दोबारा नहीं देते। पर यहाँ पे डिस्काउंट रेट में तो सिर्फ के ही लिया है ना, तो अलग से आपको इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का प्रेजेंट वैल्यू जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तीसरा, रिप्लेसमेंट डिसीजन पे एक क्वेश्चन आया है कि सेल्वेज वैल्यू नए एसेट का
रिप्लेसमेंट डिसीजन में एक ओल्ड एसेट होता है, रिप्लेस करते हैं न्यू एसेट से एंड न्यू का डेप्शन निकालते हैं, ओल्ड का भी डेप्रिसिएशन निकालते हैं, क्योंकि हमें इंक्रीमेंटल कैश फ्लो निकालना है। तो बच्चे ने लिखा है कि कई बार सेल्वेज वैल्यू घटाया होता है डेप्रिसिएशन निकालते टाइम, और कई बार नहीं घटाया होता है। ऐसा नहीं हो सकता, आपको पढ़ने में मिस्टेक हो गई होगी या फिर क्वेश्चन को समझे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ बोला होगा। जो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है वो कभी थोड़ी ना बदलेगा। डेप्रिसिएशन तो जो रूल है निकालने का वही है ना। हाँ, ये बोल सकता है कि सेल्वेज वैल्यू नील है ही नहीं, तब तो आप सेल्वेज वैल्यू जीरो लोगे ना, लोगे ही नहीं। तो इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है तो आप मुझे भेज देना, क्वेश्चन का कमेंट कर देना, या फिर मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, चैनल नहीं जो टेलीग्राम मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप क्वेश्चन भेज देना। इससे होगा क्या कि मैं आपको समझा दूंगा कौन सी ऐसी लाइन है जो आप मिस कर रहे हो, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर में एमएम मॉडल में आर्बिट्रेज पढ़ाया था मैंने, या जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं आगे पढ़ेंगे, आर्बिट्रेज पढ़ा है। आर्बिट्रेज प्रोसेस करने का तरीका क्या है, हाई वैल्यू कंपनी का हम स्टेक बेचते हैं, लो वैल्यू में लेते हैं, ठीक है, तो आर्बिट्रेज होता है। इसमें हो सकता है कई बार लीवर्ड से सेल करके अनलीवर्ड में हमें इन्वेस्ट करना पड़े, या कई बार अनलीवर्ड से सेल करके लीवर्ड में करना पड़े, यही हो सकता है। जब लीवर्ड से सेल करके अनलीवर्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेट पे बोरोइंग करते हैं, है ना, इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ रिस्क। समझ रहे हो, आर्बिट्रेज क्या बोलता है कि भाई रिस्क सेम है तब रिटर्न ज्यादा कमा के बताओ, या रिस्क सेम है रिटर्न सेम है तो इन्वेस्टमेंट का रिलीज बताओ, है ना, यही है आर्बिट्रेज। जब रिवर्स हो रहा है बताओ, तो रिवर्स के केस में डेट में बोरोइंग नहीं, डेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों करते हैं डेट में इन्वेस्टमेंट, ये तो रिस्की फॉर्म नहीं था, इसमें डेट नहीं था, इसमें रिस्क है, तो पूरा पैसा इसमें नहीं लगाएंगे, कुछ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, इसलिए डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ डेट में बोरोइंग किया था तो इंटरेस्ट पे होगा, यहाँ डेट में इन्वेस्टमेंट किया तो इंटरेस्ट आएगा, इसीलिए इंटरेस्ट को ऐड किया है। आपने पूछा था ना कि सर इंटरेस्ट ऐड क्यों किया आपने, इसलिए इंटरेस्ट को ऐड किया है। यहाँ पे डेट में इन्वेस्टमेंट हो रखी है, इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसे आएंगे, ठीक। May 24 में फैक्टरिंग का जो क्वेश्चन है, ठीक, बच्चे ने बोला जब सजेस्टेड आंसर आया वो थोड़ा पॉइंट पे मिस हो रहा है, आपने निकाला कुछ और इंस्टीट्यूट ने कुछ और निकाल रखा है। देखो इंस्टीट्यूट ने रिडंडेंसी कॉस्ट जो है उसको ले रखा है कॉस्ट में, यहां इसको कंसीडर किया है इंस्टीट्यूट ने डिसीजन मेकिंग में, लेकिन इंस्टीट्यूट ने ये लाइन लिखी है नीचे सजेस्टेड आंसर में, इसको नहीं भी कंसीडर कर सकते। मैंने जब निकाला था तो रिडंडेंसी कॉस्ट को क्या किया था, नहीं कंसीडर किया था। नहीं कंसीडर किया था। लॉजिकल क्या है, 100% लॉजिकल है कि कंसीडर नहीं करना है डिसीजन में। बताओ अगर आप फैक्टरिंग का डिसीजन ले रहे हो तो ये जो रिसीवेबल का साइकिल है, जितने पीरियड के लिए आप फैक्टरिंग का सोचते हो, ये तो हमेशा कंटिन्यू रहता है। हम डिसीजन भले ही एक साइकिल को देख के ले रहे हैं, करेक्ट, इस साइकिल को देख के ले रहे हैं, लेकिन हमें तो हर एक साइकिल के लिए वो डिसीजन लेना है, और ये कोई कॉस्ट जो सिर्फ फर्स्ट साइकिल में आएगा आगे वाले साइकिल में नहीं आएगा तो इरिलेवेंट होनी चाहिए ना फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसीलिए मैंने नहीं लिया, ठीक। ये खर्चा जो था वो सिर्फ पहले पीरियड में था, आगे आने वाले साइकिल में नहीं होगा, ठीक है। और यही सही है, इंस्टीट्यूट ने ये बात लिखी भी है नीचे अगर देखोगे तो, कि रिडंडेंसी कॉस्ट को अल्टरनेटिवली आप नहीं दे सकते, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में, और मैं बोलता हूं नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेरी, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल क्या एग्जाम में आएगा, ये सीए इंटर में है। अगर आपने मेरा फास्ट ट्रैक पढ़ोगे या पढ़ा होगा तो रिप्लेसमेंट डिसीजन पे 4 केस पढ़ा है मैंने। एक, वेदर टू रिप्लेस और नॉट, रिप्लेस करे कि ना करे, सबसे ज्यादा यही आपके बुक में है और यही आप लोग पढ़ते हो ठीक, यही पहले सिर्फ सिलेबस में था आपके, पर एक बारी क्वेश्चन आया क्या
व्हेन टू रिप्लेस वाले पे जब तक ये क्वेश्चन नहीं था तब तक बच्चे क्या समझते थे कि सर ये सिलेबस में है, पर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, और आया तो बच्चों से क्या हुआ होगा, नहीं बना होगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ही बच्चे हैं जो बनाए होंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर जो बुक में इंस्टीट्यूट का दिया है वही सिलेबस है। क्या सिलेबस कंटेंट है, जो कंटेंट है वो ठीक है, पर उसके बाहर भी कई बार जो प्रोबेबल लगता है वो पढ़ाना मेरा काम है, इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। इसीलिए बचे हुए दो छोटे छोटे केस मैंने पढ़ा दिया, एक ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल और दूसरा व्हेन टू रिप्लेस प्लस ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, हो सकता है ना भी पूछे, हो सकता है पूछ भी ले। ये दोनों केस आपके बुक में है और ये दोनों केस आपके बुक में नहीं है। लिवरेज पे क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक है ये। बच्चे ने पूछा है सर, क्वेश्चन में बोला था डिग्री ऑफ लिवरेज निकालो, एग्जाम का क्वेश्चन था, आपने तो लिवरेज निकाल दिया फॉर्मूले से। बताओ बच्चे, डिग्री ऑफ लिवरेज और लिवरेज में कुछ फर्क है क्या? नहीं, दोनों तो यही इंपैक्ट ही बताते हैं ना, दोनों लिवरेज ही है। फर्क क्या है, एक ईयर को डेटा को कंसीडर करके निकालते हैं तो उसको हम टर्म दे देते हैं नाम लिवरेज, और परसेंटेज चेंज यानी कि 2 ईयर का जब जिसमें डेटा लगेगा उसको यूज करके निकालते हैं तो हम नाम देते हैं डिग्री ऑफ लिवरेज। आता वैल्यू सेम ही है। ठीक, तो हमें डिग्री ऑफ लिवरेज पूछा था पर उसके लिए परसेंटेज चेंज का डेटा था नहीं, तो मैंने फॉर्मूले को यूज किया, तो उसको लिवरेज बोलते हैं, उसी को डिग्री ऑफ लिवरेज बोल सकते हो, सेम ही वैल्यू होता है। लिवरेज डिग्री ऑफ लिवरेज में कोई फर्क नहीं है, निकालने का तरीका अलग है। एक साल का डेटा को यूज करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है निकालते हो तो लिवरेज बोलते हैं, एंड परसेंटेज चेंज वाले को कंसीडर करते हो तो बोलने को डिग्री ऑफ लिवरेज बोलते हैं। मीनिंग सेम ही तो है, दोनों तो लिवरेज ही बताते हैं आपको। वेरिएंस में जब क्लास में मैं फास्ट ट्रैक में करा रहा था तो एक वेरिएंस में कुछ ऐसा कैलकुलेशन था, ये इंटू 30 है, 339.99, और मैंने राउंड ऑफ करके 400 लिख दिया। ये बच्चे बाई मिस्टेक है, आप समझो। होता क्या है, 339 को मेरे को लिखते टाइम 399.9 जैसा दिखा तो मैंने राउंड ऑफ करके 400 कर दिया, मिस्टेक है। अगले लेक्चर में मैंने ये बताई भी होगी आपको, 340 होगा राउंड ऑफ करके, और क्या। ये बस क्लियरिकल मिस्टेक है कि सर 339 को 399 समझ बैठे। ठीक, ये फाइनल कैलकुलेशन अपनी सेम आई थी, जब राउंड ऑफ किया मैंने तो 400 लिख दिया। ठीक कर लेना आप लोग जब खुद बनाना तो, ठीक है। चलो, हाल फिलहाल तो यही सब कमेंट आए थे क्वेश्चन के, क्वेरी के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी चीजें लेके आऊंगा। टिल चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, वैल्यूएबल कंटेंट के लिए, और लॉजिक के साथ अगर पढ़ाई करना है बिना कुछ रटे 100% लॉजिक के साथ, तो मेरे साथ जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो, ठीक है। और अच्छा लगता है अगर वीडियो, कमेंट जरूर करो। ठीक, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।